आदाब, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे का खास प्रोग्राम इंडिया की खबरें। तारीख है 10 जून 2026। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी का भविष्य अब नए मोड़ पर आ चुका है? और क्या एयर इंडिया विमान हादसे में आखिर तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और था? नए दावों ने जांच को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और हिंदुस्तान की परमाणु रणनीति पर आई रिपोर्ट क्या क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को बदलने में कामयाब होगी? इन तमाम खबरों पर होगी तफसील से बात, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी हेडलाइंस का। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल। टीएमसी में टूट के बीच कांग्रेस में विलय की चर्चाओं ने बढ़ाई सियासी हलचल। ममता बनर्जी की मुश्किलों में इजाफा, एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा। कई सांसद और विधायक पहले ही हो चुके हैं अलग। एयर इंडिया के विमान हादसे पर नया मोड़। पीड़ितों के वकील ने तकनीकी खराबी का किया दावा। सुसाइड थ्योरी पर उठाए गए सवाल। भारत की परमाणु नीति को लेकर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दावा। सीप्री रिपोर्ट में पहली बार कुछ परमाणु हथियारों की ऑपरेशनल तैनाती का जिक्र। चलिए दोस्तों, अब बुलेटिन में बात तफसील से करते हैं। तमाम खबरों को परत दर परत आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद टीएमसी के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। इस बीच जराये के हवाले से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी को पार्टी के कांग्रेस में विलय का एक प्रस्ताव दे दिया है। जराये ये भी बताते हैं कि इस प्रस्ताव के तहत ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव बनाए जाने की पेशकश की गई। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में टीएमसी के कई विधायक और सांसद पार्टी से अलग हो चुके हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। इस बीच राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की दिल्ली में हुई मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति और अपोजिशन की राजनीति की भविष्य पर बात की गई। दोस्तों, हालांकि कांग्रेस और टीएमसी की ओर से अभी तक इन दावों की कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं की गई है, इसीलिए इन खबरों को फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही सामने आई जानकारी के तौर पर देखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। ये भी टीएमसी से जुड़ी है। टीएमसी के अंदर जारी संकट थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को पार्टी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने ओहदे और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर भी टीएमसी को छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में पार्टी के कई सांसद और विधायक अलग गुट बना चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा में बड़ी तादाद में विधायक और लोकसभा में कई सांसद पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट थे और उसकी वजह से ये कदम उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ टीएमसी नेतृत्व अब भी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात और अभिषेक बनर्जी के राहुल गांधी के साथ बैठक ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को और ज्यादा भी तेज कर दिया है। और बुलेटिन में बढ़ते हैं अब आगे। अब बात उस विमान हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के हादसे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस हादसे में विमान में सवार सैकड़ों यात्री और अन्य लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की जांच अभी भी जारी है, लेकिन अब पीड़ित परिवारों की तरफ से पैरवी कर रहे अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। माइक एंड्रयूज का दावा है कि मौजूदा वीडियो और तकनीकी संकेतों को देखने पर विमान में पहले से तकनीकी खराबी होने की आशंका जाहिर की गई है। उनका कहना है कि विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कुछ सुरक्षा डिवाइसेस के व्यवहार से ये इशारा मिलता है कि परेशानी उड़ान भरने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। एंड्रयूज ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया है जिनमें पायलट की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। वकील का यह साफ साफ कहना है कि अंतिम निष्कर्ष केवल ऑफिशियल जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगा। और फिलहाल जांच एजेंसियां विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही हैं और आखिरी रिपोर्ट का इंतजार हमें भी है और आपको भी है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी एक अहम रिपोर्ट की करने वाले हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 तक हिंदुस्तान के पास करीब 190 परमाणु हथियार मौजूद हो सकते हैं। रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार कुछ परमाणु वॉरहेड्स के ऑपरेशनल तैनाती में होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये आकलन सही साबित होता है तो ये हिंदुस्तान की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है दोस्तों जब दुनिया भर में परमाणु हथियारों की नई होड़ को लेकर चिंता का इजहार किया जा रहा है। SIPRI ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि वैश्विक तनाव और सैन्य आधुनिकीकरण के कारण परमाणु रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी अब तक नहीं की गई। दोस्तों अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबर का, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नामांकन रद्द करने का फैसला पूरी तरह से गलत और कानूनों के खिलाफ है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल ने कहा है कि आयोग ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। वहीं वरिष्ठ वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इल्जाम लगाया है कि जिस आधार पर नामांकन को रद्द किया गया वो कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इस मामले में दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक प्रोसेस पर हमला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। वहीं मीनाक्षी नटराजन ने भी इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। इन सब के बीच अब सबकी नजर चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई और संभावित कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ये थी आज के दिन भर की टॉप 5 वो खबरें जिनको हम आपके सामने पेश कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, आदाब।